आज हम डिस्कस करेंगे कि सिविल सेवा की तैयारी के लिए कोचिंग कैसे चुनी जाए, कोचिंग का सिलेक्शन कैसे किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम अनमोल है। मैं विगत 20 वर्षों से प्रयत्न आईएएस नामक एक कोचिंग चला रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड आईआईटी रुड़की का है। 2004 में सिविल सर्विस इंटरव्यू दिया, उसके बाद 2005 से प्रयत्न आईएएस लखनऊ में चला रहा हूँ। मैंने जो इस 20 वर्षों में सीखा समझा है कि आखिर ज़्यादातर अभ्यर्थी कोचिंग का चुनाव कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए, उस पर मैं आज थोड़ी सी बात करूंगा। जो सिविल सेवा की तैयारी है, खासतौर पे जो अब एग्जाम का नेचर है, उसकी जो जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके हिसाब से गाइडेंस तो बहुत आवश्यक है। बिना गाइडेंस तैयारी करना कहीं ना कहीं ज़्यादा लंबा समय लगाना, और ये वाला रास्ता है ना, गलती करो सुधारो आगे बढ़ो, इसमें कई बार इतना लंबा समय लग जाता है कि इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। तो गाइडेंस की आवश्यकता तो बहुत आवश्यक है। बिना गाइडेंस तैयारी के साथ न्याय कर पाना मुश्किल है। गाइडेंस दो तरह की होती है, एक पर्सनल गाइडेंस, दूसरी इंस्टीट्यूशनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस कई बार जो आपके कोई रिश्तेदार, जान पहचान वाला कोई सगा संबंधी, अगर उसने तैयारी की है, तैयारी के साथ काफी आगे तक गया है, और अगर वो आपके लिए अवेलेबल भी है, माइक्रो लेवल पे गाइड करने के लिए अवेलेबल भी है, मतलब कैपेबिलिटी और अवेलेबिलिटी अगर वो दोनों अवेलेबल है पर्सनल गाइडेंस में, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। आपके पास माइक्रो लेवल पर आपकी हैंड होल्डिंग करने के लिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने एग्जाम के साथ एक ठीक ठाक समय लगाया है, एक निश्चित दूरी तक सफलता प्राप्त की है, तो वो अगर आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल है तो उससे बढ़िया नहीं है। क्योंकि अधिकांश अभ्यर्थियों के लिए, अधिकांश कैंडिडेट्स के लिए इस तरह की पर्सनल गाइडेंस की सुविधा नहीं रहती है, इसलिए उनको इंस्टीट्यूशनल गाइडेंस या कोचिंग की मदद लेनी पड़ती है। अब कोचिंग, आखिर आजकल कोचिंग का चारों तरफ जबरदस्त तरह से एकदम जमावड़ा है, मशरूमिंग हो चुकी है कोचिंग की। दिल्ली में, लखनऊ में, प्रयागराज में, अलग अलग राज्यों की राजधानियों में और दूसरे बड़े शहरों में कोचिंग का एक मकड़ जाल तैयार है। तो आखिर कोचिंग का चुनाव किस आधार पर किया जाए? क्या कोचिंग किसी इमोशनल तरीके से, कुछ किसी का भक्त बन के कि फलाना बड़े बड़े भारी लाइफ कोच हैं, बहुत बड़े विकास पुरुष हैं, तो उनके साथ हम चले जाएं, भले ही ये जाने समझे कि वो वाकई हमारी तैयारी में कितनी भूमिका निभाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये इमोशनल तरह से फैसला लेने के बजाय बहुत रैशनल, लॉजिकल, वो तार्किक तरीके से देखना चाहिए कि कोचिंग कैसे चुनी जाए। मेरी नज़र में वो कुछ 6, 7, 8 पैरामीटर्स हैं, इसके बेस पे आप कोचिंग का चुनाव कर सकते हैं। सबसे बेसिक तो ये है कि क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द फैकल्टी। जो कोर फैकल्टी है, महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ाने वाली फैकल्टी है, वो आखिर वहां पर किस तरह की है, उसके पास किस तरह का अनुभव है, उसके पास विषय का और साथ ही साथ परीक्षा का, यूपीएससी आईएएस की तैयारी का, दोनों का अनुभव है कि नहीं है, और वो आपके पास अगर वो कुछ पर्सनलाइज अटेंशन चाहिए उन कोर फैकल्टी से, वो उपलब्ध है कि नहीं है। आप एक बहुत बड़ी भीड़ में 300-400 स्ट्रेंथ वाली क्लास में अगर पढ़ रहे हैं, तो अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न भी आ रहा है, तो कितनी भी एक्सपीरियंस और काबिल फैकल्टी अगर हो भी, तो आपके प्रश्नों का अगर जवाब नहीं मिलेगा, तो शायद उस तरह की बहुत बड़े नाम वाली कोचिंग से भी बहुत फायदा नहीं है। तो एक तो क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द फैकल्टी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी चीज है, कोई भी विषय, ये जो महत्वपूर्ण विषय है ज्यादातर ह्यूमैनिटीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशोलॉजी, एनवायरमेंट, इस तरह के जो विषय हैं, जो कोर विषय हैं, उनके साथ आखिर प्रति विषय कितने घंटे, कितने लेक्चर्स वो कोचिंग पढ़ा रही है। जैसे मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री है। अब एंशिएंट हिस्ट्री कोई बहुत बड़े नाम वाली कोचिंग्स, लखनऊ में भी 3-4 दिल्ली वाली कोचिंग्स हैं, तो हम देखते हैं कई बार कि एंशिएंट हिस्ट्री ऐसे विषय को वो कुछ 15 लेक्चर्स में, 18 लेक्चर्स में, 2-2 घंटे के 18 लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो बहुत ऐसा बच्चा जिसका बैकग्राउंड नहीं है एंशिएंट हिस्ट्री का, वो उसके साथ क्लास में न्याय कर पाना मुश्किल होता है। तो आवश्यक है कि कोई विषय मोस्ट बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक कैसे लेके जाया जा रहा है किसी कोचिंग में। एक अच्छा टीचर मेरी नजर में वो होता है जो स्टूडेंट के स्तर पर उतरे, वहां से उसकी हैंड होल्डिंग करे और उसको लेकर के ऊपर तक का जर्नी कराए, उसको पूरी इस ज्ञान की यात्रा में आगे तक ले जाए। ये करने में कई बार लंबा समय लगता है। तो नंबर ऑफ लेक्चर्स पर सब्जेक्ट कितने दिए जा रहे हैं, कई बार बड़ी कोचिंग के साथ समस्या क्या है कि एक असेंबली लाइन प्रोडक्शन सिस्टम टाइप है। एक पर्टिकुलर बैच आया, उसको उन्होंने अपना फिक्स लेक्चर्स उतने दिए, उसके बाद फिर हटा दिया, दूसरा बैच आ गया, इस तरह करके पूरा सिस्टम चलता रहता है।
तो नंबर ऑफ लेक्चर्स और आवर्स डिवोटेड टू कोर सब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और सेगमेंट्स ऑफ द सिलेबस, ये महत्वपूर्ण चीज है। उसके अलावा है क्वालिटी ऑफ पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग, पर्सनल काउंसलिंग, पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग का स्कोप कितना है। कुछ डाउट्स अगर हैं तो वो डाउट्स आपके क्लास में, क्लास के बाहर एड्रेस किए जा सकते हैं कोर टीम द्वारा। ये एक जो बगल में सिस्टम चल पा रहा है मेंटरिंग प्रोग्राम टाइप, उसमें 1 मेंस 2 मेंस लिखे हुए लोग रख दिए जाते हैं, वो कई बार उतने अनुभवी नहीं होते हैं जितना कि जो कोर टीम है, जो 12-15 साल 20 साल से पढ़ा रही है, विषय का भी अनुभव है, एग्जाम का भी अनुभव है, वो जो आपके साथ न्याय कर सकते हैं अलग अलग आपके प्रश्नों पर, आपके डाउट्स पे, डिलेमास पे, आपके एप्रीहेंशंस पे, आपके कुछ मिसकंसीव्ड नोशंस पे, जिस तरह से वो काम कर सकते हैं, उस तरह से वो 1-2 साल 3 साल का अनुभव रखने वाले 1 मेंस 2 मेंस लिखे हुए अभ्यर्थी जो कई बार मेंटरिंग के लिए रख दिए जाते हैं, वो नहीं कर सकते। तो कोर टीम आपको कितना पर्सनलाइज अटेंशन या काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकती है, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा तैयारी में सिलेबस जो अभी चल पड़ा है सिस्टम, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स क्या कर रही हैं, सिलेबस पूरा करना और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना, इसी पे लगी हुई है। यूपीएससी की तैयारी, आईएएस तैयारी सिलेबस पूरा करने और स्टडी मटेरियल बटोरने की लड़ाई नहीं है। हकीकत में सिलेबस पूरा करने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट है, लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी बिल्डिंग है। थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट मतलब हाउ टू थिंक राइट, लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी बिल्डिंग मतलब हाउ टू राइट राइट। हाउ टू थिंक राइट एंड हाउ टू राइट राइट, ये बड़ी ग्रेजुअल प्रोसेसेस हैं और हकीकत में ये इंटरैक्टिव टीचिंग के द्वारा ही संभव है। एक छोटी क्लास में जहां 25-30 बच्चा बैठा हो, वहां पे एक इंटरैक्टिव सेशंस के थ्रू थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट किया जा सकता है। आपके अपने आसपास वाले एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करने की, एनालाइज करने की, एक्सप्रेस करने की क्षमताएं बढ़ाई जा सकती हैं। तो थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए और लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी बिल्डिंग के लिए छोटी क्लास में इंटरैक्टिव टीचिंग द्वारा, कुछ छोटी छोटी ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज के द्वारा ये काम किया जा सकता है। तो कई बार ये भी महत्वपूर्ण है कि जिस कोचिंग में थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए, लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी बिल्डिंग के लिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम हो, वो कोचिंग ज्यादा बेहतर रहेगी, बजाय कि केवल सिलेबस पूरा करना, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना, उस तरह का सिस्टम हो। इसी तरह से प्राइमरी सोर्सेज, स्पेशली एनसीईआरटी बुक्स, जिस कोचिंग में एनसीईआरटी बुक्स के साथ पूरा न्याय किया जा रहा हो, आपको इनफैक्ट प्रोत्साहित किया जा रहा हो कि आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें। एनसीईआरटी बुक्स के लिए 3 टियर सपोर्ट सिस्टम। पहला सपोर्ट सिस्टम है कि बेसिक लेवल की फैमिलियरिटी और इंटरेस्ट बिल्ड करना किसी एनसीईआरटी किताब पे, किसी विषय विशेष पे। दूसरा, रेमेडियल सिस्टम प्रोवाइड करना, जो डाउट्स, क्वेश्चंस हो, कोई लाइन नहीं समझ में आ रही, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको समझाने के लिए एक रेमेडियल सिस्टम। तीसरा, असेसमेंट सिस्टम। आपने एनसीईआरटी किताब पढ़ ली तो उस पर ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर तरह से टेस्ट लिया जाए। तो ये 3 टियर सिस्टम, मतलब creating interest and familiarity in a particular book or subject, providing remedial system for the doubts and queries of yours, और तीसरा assessment और performance appraisal of your assimilation of a particular NCERT book। तो तीनों स्तर पर एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है। एनसीईआरटी बुक्स के लिए यह नहीं बोला जा रहा है कि भाई यहां से हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के रख दिए, अब आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसा कि बड़े बड़े ब्रांड्स में किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे बड़े ब्रांड्स जो आज की तारीख में आइकन बने हुए हैं तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, वो एक लाइफ कोच बने हुए हैं, वो भी कई बार इस तरह की बात बोल रहे होते हैं कि एनसीईआरटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने अपनी कोचिंग में, अपने नोट्स में इन एनसीईआरटी बुक्स के पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट कर लिया है, इसलिए एनसीईआरटी बुक्स बेसिकली इसलिए जरूरी नहीं होती है। एनसीईआरटी बुक्स इसलिए जरूरी होती है कि वो आपके इंटेलेक्चुअल एनहांसमेंट के लिए, आपकी एक तरह से अपनी ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल एक्सप्रेसिव स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए एक सॉलिड इकोसिस्टम है वो। तो एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने और उन पर बढ़िया टेस्ट लेने के लिए अगर कोई व्यवस्थागत सिस्टम है किसी कोचिंग में, तो हमको लगता है वो कोचिंग दुरुस्त है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज है, कोचिंग जैसे ही आप तैयारी शुरू करते हैं, कुछ नई नई तरह की समस्याएं आती हैं। सबसे पहले तो तैयारी के लिए एक बेसिक लेवल की समझ बनाना है कि हाँ, तैयारी में क्या क्या आवश्यक है। उसके बाद आगे आगे अलग अलग विषयों में इंटरेस्ट बिल्ड करना, उसमें फैमिलियरिटी कराना, फिर सिलेबस पूरा करने वाली बात, फिर राइटिंग स्किल्स वाले लेवल पे आपके थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट में आगे बढ़ना। तो पूरी तैयारी में अलग अलग स्तर पे अलग अलग तरह का सपोर्ट सिस्टम उसकी आवश्यकता है। तो कोई कोचिंग अगर आपकी तैयारी में एकदम शुरू से लेकर के आखिरी स्तर तक हैंड होल्डिंग कर रही है, आपके लिए प्रॉपर तरह से समय समय पर आने वाली समस्याओं का निदान प्रदान कर रही है, वो कोचिंग बेहतर है। कोई थोड़ा कम कैपेबल, कम एक्सपीरियंस फैकल्टी भी अगर है,
मगर ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि वो आपके लिए आपकी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध है, तो वो ज्यादा बेहतर है, बजाय कि कोई बहुत बहुत काबिल है, कुछ एक्सेप्शनली लंबे समय तक उसने तैयारी में बच्चों को गाइड किया हुआ है, मगर अगर आपके लिए उपलब्ध नहीं है तो उसकी काबिलियत को कोई खास मतलब नहीं। तो कई बार कोचिंग का चुनाव करने में ये भी आवश्यक है कि क्या आप पूरी तैयारी के दौरान उस कोचिंग सिस्टम का, वहाँ के इंपॉर्टेंट मेंटोर्स का, वहाँ की कोर टीम का हमको समर्थन मिलता रहेगा जब तक हम तैयारी में रहेंगे। इसके अलावा कई बार कोचिंग के लिए आवश्यक ये भी है, कोचिंग का चुनाव करने में, कि वहां पर प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए क्या सिस्टम है, कैसा मैकेनिज्म है, आपकी तैयारी की दशा दिशा का मूल्यांकन कैसे किया जा रहा है, क्या पेपर्स जो बनाए जा रहे हैं वो सही मायने में यूपीएससी, आईएएस और पीसीएस के मानदंड पर खरे उतर रहे हैं, क्या बहुत आपको एक तरह से कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ आसान पेपर तो नहीं दिए जा रहे हैं। एक्चुअली चाहे एनसीईआरटी बुक्स पर बेस्ड पेपर्स हों, चाहे बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स हों, उस पर पेपर, अगर ऐसे पेपर्स बनाए जा रहे हैं जो एक्चुअली यूपीएससी के आज के पैटर्न को, आज के लेवल को मैच कर रहे हैं, तब तो कहा जाता है अच्छा है। अगर कई बार कुछ आसान से पेपर आपको बना दे दिए जा रहे हैं, इससे आप अच्छा स्कोर कर ले रहे हैं, मगर यूपीएससी के एक्चुअल पेपर्स में आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं ला पा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। किसी भी कोचिंग में प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए क्या व्यवस्था है, कैसे टेस्ट लिया जा रहा है, क्वालिटी ऑफ टेस्ट क्या है, क्वालिटी ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइजेस क्या है, ओवरऑल तैयारी के लिए जो एक इवोल्यूशन चाहिए, एक समझदार पढ़े लिखे इंसान बनने के लिए जो आपको आगे बढ़ना चाहिए, उसमें वो कोचिंग सिस्टम किस तरह से हेल्प कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। कोचिंग का चुनाव कई बार क्लास में स्ट्रेंथ क्या है उस पर ध्यान रखें। अगर क्लास में 50-60 से ऊपर बच्चे बैठे हैं तो वो भीड़ है, वहां प्रवचन चल सकता है, वहां पर क्लास एक इंटरेक्टिव टीचिंग नहीं हो सकती है। टीचिंग के लिए एक ऑप्टिमम स्ट्रेंथ होती है अराउंड 25 to 35-40 स्टूडेंट्स। 40 से कुछ भी ज्यादा है तो वो बाबा जी का प्रवचन है, वो भीड़ है। एक क्लास में जो एक टू वे लर्निंग होनी चाहिए, टीचर और टॉट के बीच में एक अच्छा अंतर संबंध स्थापित होना चाहिए, वो नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यक है कि बहुत भीड़ अगर हो, कितनी भी नाम वाली कोचिंग हो, कितने बड़े टीचर्स मेंटोर्स का उनके पास जमावड़ा हो, आप ऐसी जगह से बचिए। कोचिंग चुनने में क्या क्या नहीं ध्यान रखना चाहिए, कोचिंग चुनने में वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना चमकदार, क्लासरूम में कितने एसी लगे हुए हैं, फ्रंट ऑफिस उनका कितना दिख रहा है, बढ़िया काउंसलर्स बैठे हुए हैं, एकदम बढ़िया ड्रेस वेस पहने हुए, बहुत बहुत सिंटिलेटिंग फ्रंट ऑफिस है, वो नहीं देखना चाहिए। उस कोचिंग की ब्रांड वैल्यू क्या है, कितना हिंदू में और जगह पर एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, वो सब नहीं देखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए, जो अभी एक कोचिंग की जगह पर एडटेक कंपनी मॉडल आ गई ना, वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, आजकल कोचिंग के बजाय कुछ कंपनी, और कुछ कंपनियां भी एकदम टिपिकल कॉर्पोरेट स्टाइल वाली कंपनियां, उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं और आप जब वहां पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि यार वो तो पढ़ाते ही नहीं है यहाँ पर। इनफैक्ट पढ़ाना छोड़ दीजिए, आपके साल 1.5 साल उस कोचिंग में रहने के दौरान अगर आप चाहें कि 2 मिनट का इंटरेक्शन उन महापुरुष से ले लीजिए, तो अगर वो नहीं मिल सकता है तो ऐसी जगह का कोई मतलब नहीं है। तो मेरा मानना है कि कोचिंग चुनाव में जो इमोशनल फैक्टर्स हैं, किस तरह की भीड़ है वहां पर, क्राउड इन द क्लास, किस तरह का उनका इंफ्रा है, किस तरह का फ्रंट ऑफिस है, ओवरऑल कितना कॉर्पोरेट टाइप लुक आ रहा है वहां पर, इन सब चीजों का कोई किसी तरह से आपकी लर्निंग में कोई रोल नहीं है। लर्निंग में है कितना पर्सनलाइज्ड, कितना कुछ सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल टाइप, एक ऐसा सिस्टम जो आपके साथ बैठ करके आपको एट ईज करके, आपको बड़ा कंफर्टेबल करके आपके साथ आपके लेवल को इंप्रूव करे, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को इंप्रूव कर सके, आपकी ऑब्जर्वेशनल, एनालिटिकल और एक्सप्रेसिव स्किल्स को सुधार सके, वो ज्यादा बेहतर कोचिंग है, बजाय कि इसके एडवर्टीजमेंट्स, इनका होर्डिंग बैनर, इसका ऑनलाइन ऑफलाइन जबरदस्त तरह से प्रचार दिख रहा है, इनसे बचना चाहिए। एक शब्द और बहुत महत्वपूर्ण है कि कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन वाली बात, ऑफलाइन कोचिंग के बारे में मेरा मानना है कि शायद वो एक टीचर के साथ जो एक संवाद हो सकता है वो ज्यादा बेहतर हालत में हो सकता है। ऑनलाइन कोचिंग के साथ क्या होता है कई बार कि जो थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट वाला काम है, विचार प्रक्रिया का विकास, वो शायद सिलेबस पूरा करने वाला काम कर सकते हैं, वो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, मगर जो एक विचार प्रक्रिया का विकास है, हाउ टू थिंक राइट एंड हाउ टू राइट राइट, वो एक जब किसी के साथ बैठ करके एक इंटरेक्टिव टीचिंग की जाती है तब ज्यादा अच्छी तरह से हो सकती है।
ऑनलाइन के साथ एक चीज और भी है, जब आप एक तरह से प्रोसेस फूड जैसा कुछ ऑडियो विजुअल फॉर्म में कोई वीडियो देखते हैं, तो हमारा ब्रेन उस पे कुछ खास उसको काम नहीं करना होता है, वो रेडीमेड फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन ऑडियो विजुअल फॉर्म में मिल रही है। जब आप टेक्सचुअल फॉर्म में कुछ पढ़ते हैं किसी बुक से, तो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन जब ब्रेन प्रोसेस करता है, इमेज बिल्डिंग करता है उसमें, उसको प्रॉपर तरह से इमेजेस के फॉर्म में या एक स्टोरी फॉर्म में दिमाग में बिल्ड करता है, तो इस प्रोसेसिंग के दौरान चीजें मेमोराइज होती हैं। इसीलिए टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन हर हालत में ज्यादा लंबे समय तक मेमोराइज्ड रहती है। तो इसीलिए ऑनलाइन सिस्टम की तुलना में ऑफलाइन सिस्टम, जो पुराना ब्रिक एंड मोर्टार सिस्टम है जिसमें एक टीचर है, किताब है, वो ज्यादा बेहतर है। हर हालत में चूंकि हमारी लंबी मतलब 300-400 जनरेशंस किताब के साथ दो चार रही हैं, उनके साथ उनका वास्ता रहा है, तो हमारा सिस्टम भी पूरी तरह से, हमारा इंटरनल सिस्टम किताब के साथ और एक अच्छे टीचर के साथ अच्छी तरह से अभ्यस्त हो चुका है, क्योंकि ये काम हम 100-200 जनरेशन 400 जनरेशन से करते चले आ रहे हैं। ये जो ऑडियो विजुअल फॉर्म आया है, ये मुश्किल से 5-10 साल 15 साल के अंदर का काम है। तो इसके लिए अभी हमारा इंटरनल सिस्टम शायद उतना अभ्यस्त नहीं है, इसीलिए टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करना ज्यादा आसान है। एक अच्छी किताब और एक अच्छे टीचर, एक अच्छे मेंटोर, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सबसे अच्छी तरह से आप देखा जाए तो अच्छी किताब के द्वारा और अच्छे मेंटोर के द्वारा चीजें ग्रहण कर सकते हैं। तो कोचिंग में मेरा मानना है कि हमेशा देखिए कि प्राइमरी सोर्सेज की उपयोगिता, वो क्या स्टैंडर्ड किताबें बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं बता रहे हैं। ऐसी कोचिंग से भी बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, जो कहें कि हमने जितना पढ़ा दिया उतना सफिशिएंट है, आपको हमारे नोट्स के बियॉन्ड देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा कोई ऐसी बात बोली जा रही है किसी टीचर द्वारा, तो ये वो टीचर ना यूपीएससी की प्रगति को समझ रहा है, एग्जाम की प्रगति को समझ रहा है, ना उस विषय को समझ रहा है। क्योंकि सब्जेक्ट्स चाहे ह्यूमैनिटीज वाले ही हों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ही हों, मगर लगातार इवॉल्व कर रहे हैं, नए नए आयाम, नए नए विधियां उसमें आ रही हैं। आप अपने ज्ञान को कैसे कह सकते हैं कि यही परम ज्ञान टाइप। तो मेरा मानना है कि जो टीचर, जो मेंटोर आपको प्राइमरी सोर्सेज बता रहा हो, जो सोर्सेज फॉलो कर रहा हो क्लास में, वही सोर्सेज आपको भी बता रहा हो, शेयर कर रहा हो आपसे कि हाँ इन किताबों की पढ़ने की आवश्यकता है, मैं इससे पढ़ा रहा हूँ, वो बेहतर जगह है। एनसीईआरटी बुक्स हों, इंडिया ईयर बुक हो, इकोनॉमिक सर्वे हो, योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन्स हों, जो भी प्राइमरी सोर्सेज, इंडिया ईयर बुक हो, इग्नू मटेरियल हो, एनबीटी बुक्स हों, एनआईओएस का मटेरियल हो, जो भी प्राथमिक स्रोत हैं, प्राइमरी सोर्सेज हैं, उनसे अगर आपको अभ्यस्त कराया जा रहा है, उनसे आपको आपका वास्ता कराया जा रहा है, उसमें जो आपको पढ़ने में समस्याएं आ रही हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है, तो वो ज्यादा अच्छा सिस्टम है, ज्यादा अच्छी व्यवस्था है। तो ध्यान रहे, कोचिंग इमोशनल तरीके से ना चुने, कोचिंग रैशनल तरीके से चुने, सोच समझ के फैसला लें। जिसको आप अपना लाइफ, अपना करियर और कुछ पैसा भी सुपुर्द करने जा रहे हैं, उसको केवल कुछ भावनात्मक तरीके से कि फलाने का वीडियो अच्छा लगा, फला बड़ा अच्छा ज्ञान देते हैं, फला बड़े बहुत पहुंचे हुए गुरु हैं, बड़े पहुंचे हुए लाइफ कोच हैं, उन आधार पर न करिए। उस आधार पर करिए कि हाँ भाई ये सिस्टम यूपीएससी के लिए रिक्वायर्ड है, यूपीएससी का इम्तहान आजकल इस तरह से है, इसके लिए सबसे अच्छा सपोर्ट सिस्टम फला जगह मिल सकता है, इस तरह से किया जाए। हम चाहेंगे कि ये जो हमने अलग अलग पैरामीटर्स डिस्कस किए कोचिंग सिलेक्शन के मामले में, इनको बिल्कुल मैं प्रयत्न आईएएस चला रहा हूँ पिछले 20 सालों से, और हमेशा चाहता हूँ इन सब पैरामीटर्स पे उसको जांचा जाए, उसको परखा जाए। आमतौर पर डेमो क्लास भी प्रोवाइड करने का सिस्टम कुछ बड़े ब्रांड्स कई बार नहीं करते हैं। दिल्ली में तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स डेमो देते ही नहीं है। लखनऊ में वो बड़े ब्रांड जो दिल्ली वाले कुछ यहाँ आए हैं, वो डेमो देने के लिए विवश हुए हैं, मगर डेमो 1-2 दिन का 3 दिन का लेने के बजाय कुछ 4-5 दिन का डेमो लेने की कोशिश करिए। डेमो लेकर के प्रॉपर तरह समझने की कोशिश करिए कि हाँ वाकई ये सिस्टम हमारे लिए दुरुस्त है कि नहीं है। बिना डेमो आंख मूंद कर भावनात्मक तरीके से उनका फ्रंट ऑफिस देख करके, उनका इंफ्रा देख करके, उनकी क्लास में भीड़ देख करके कोचिंग में एडमिशन न लीजिए। भीड़ तो हमेशा असफल लोगों की होती है। 100 में से 98 लोग तो फेल होने जा रहे हैं, प्री भी नहीं निकालने जा रहे हैं। तो अगर कहीं भीड़ है, इसका मतलब वो ज्यादातर असफल लोगों का जमावड़ा है। तो भीड़ को अपना बेंचमार्क ना बनाइए कोचिंग चुनने में। क्वालिटी देखिए। आप मॉल घूमने नहीं जा रहे हैं, आप अपने भविष्य का फैसला करने जा रहे हैं, तो मॉल घूमने और कोचिंग का चुनाव करने में, उन दोनों में फर्क कीजिए, दोनों को एक तरह से न लीजिए। धन्यवाद।